वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का वीडियो है 3 अक्टूबर 2025 का। इस वीडियो में जो न्यूज़ कवर किया गया है 71st वाइल्ड लाइफ वीक जो 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है उसके बारे में, उसके थीम के बारे में। इंडिया ने प्रेस्टिजियस ISSA अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी ये जीता है, जो कोलालमपुर में हो रहा था आपका WSSF की मीटिंग में। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खुद ये अवार्ड ग्रहण किया। राजेश अग्रवाल, उन्होंने चार्ज संभाल लिया एज अ कॉमर्स सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एलियन मस्क ये वर्ल्ड के पहले पर्सन बन गए हैं जिनका नेटवर्थ यानी कि जिनकी संपत्ति $500 बिलियन को क्रॉस कर गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसका 150वां एनिवर्सरी मनाया जाएगा पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने धन्वंतरी अवार्ड 2025 दिया है लोगों को। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत का पहला और एकमात्र डिजिटल यूनिवर्सिटी है, उसके 5 न्यू सेंटर्स का इनॉग्रेशन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उसका मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें उसने जो ऑथराइज डीलर्स हैं बैंक्स, उसको अलाउ कर दिया है कि जो पर्सन रहते हैं भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका में, उनको वो इंडियन रुपीज़ में लोन दे सकता है। दुबई में 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट मीटिंग हुआ था और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $190 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर द इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। इन सारे न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस लिंक में आपका दिया गया है आज के न्यूज़ पे MCQ बनाए गए हैं, काइंडली उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। सेवेंटी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक 2025, ठीक है। हमेशा याद रखना 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को हमारे देश में हर साल मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक। और 2025 में ये कौन सा एडिशन था? 71st एडिशन था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सेटअप किया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो था, इसको मेन काम दिया गया था भारत में जितने फाउना हैं, ठीक है, उनको बचाना और भारत में लोगों के प्रति लोगों में ये जागरूकता जगाना है कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो फ्लोरा और फाउना, ठीक है, जानवर वगैरह को बचाना है, वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन करना है। इसके लिए भारत में बनाया गया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में। तो जागरूकता कैसे बनाई जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 2 से 8 अक्टूबर हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाएगा, लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी ताकि वो जंगल वगैरह को, जंगल में रहने वाले जीव जंतु है उसको वो प्रिजर्व कर सके, ठीक है। 71st वाइल्ड लाइफ वीक, इसका थीम क्या था? इसका थीम था सेवा पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया विंस prestigious ISSA Award 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये देखो, ये अवार्ड कौन लेने गए थे? डॉक्टर मनसुख मांडविया, है ना, वही अवार्ड लेने गए थे। चलो, ये जो अवार्ड मिला है भारत को, ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, ये अवार्ड रिसीव किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ साथ इनके पास यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का भी पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो मनसुख मांडविया ये अवार्ड देने के लिए गए हुए थे कोलालमपुर, मलेशिया। मांडविया साहब कोलालमपुर क्यों गए हुए थे? क्योंकि कोलालमपुर में आयोजित किया गया था 5th वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग। कोलालमपुर आप जानते हो मलेशिया की राजधानी है। तो जो 5th वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम मीटिंग थी, ये कोलालमपुर में हुआ था फ्रॉम 29th of September टू 3rd of October आज,
ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें देखो अवार्ड में क्या लिखा हुआ है, ISSA। ISSA का मतलब क्या होता है? ISSA होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये जो सोशल सिक्योरिटी फोरम की जो मीटिंग होती है इसको आयोजित करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ये अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है भारत को फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो याद रखना सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। हम लोग एक डेफिनेशन ले लेते हैं आईएलओ का, क्योंकि आईएलओ ने इंडिया को सर्टिफाई किया कि आपका काम बहुत अच्छा है, उसके बाद ही इंडिया को ये अवार्ड मिला है। आईएलओ आप जानते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की संस्था है। आईएलओ के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी का मतलब होना चाहिए उस देश में कानून होना चाहिए जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा उस देश के अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अंडर प्रिविलेज सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? जो दबे कुचले वर्ग जिसको बोलते हैं, गरीब लोग वगैरह हो गए, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग होते हैं उनके बारे में कहते हैं, ठीक है। तो अंडर वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो फेस कर रहे हैं रिस्क पॉवर्टी का, गरीबी का, जो रिस्क फेस कर रहे हैं किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, जो रिस्क फेस कर रहे हैं डिसेबिलिटी का, जो रिस्क फेस कर रहे हैं हेल्थ का, इन सबको कानून के द्वारा मदद पहुंचाया जाता है, इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल बुढ़ापे के बाद दिया जाता है पेंशन, बुढ़ापे के बाद दिया जाता है पेंशन, ठीक है। फिर गरीब लोगों हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता है कुछ कुछ जगह। फिर आप देखो कोई आदमी रिटायर हो जाता है उसको दिया जाता है पेंशन। आप सुनते हो भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू किया जिसमें जो गरीब महिला है उसको 2000 पर मंथ मिलेगा, 3000 पर मंथ मिलेगा। बाढ़ आई हुई है ना इस तरह की योजनाओं की। कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, विकलांग हो गया, उसको कंपनसेशन दिया जाता है। इस तरह का जो स्कीम होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर आपको हेल्थ के लिए, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है ना वो भी आपका इसी का पार्ट होता है सोशल सिक्योरिटी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, आईएलओ ने सर्टिफाई किया है, इसीलिए भारत सरकार को ये अवार्ड दिया गया है। एक चीज़ और याद रखना, भारत 5वां कंट्री है जिसको ये अवार्ड मिला है। क्यों? ये अवार्ड जो है ना 3-3 साल पे दिया जाता है, ठीक है। 3-3 साल पे क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम की जो मीटिंग होती है ना वो 3 साल पे होती है। पहली हुई थी 2016 में पनामा सिटी, जो पनामा की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। और पिछला जो मीटिंग हुआ था 4th, ये माराकेश मोरक्को में हुआ था 2022 में। इसलिए 3 साल के बाद आपका 2025 में हुआ। जितने भी समिट मीटिंग होते हैं एक देश को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये 5वां मीटिंग था, इसलिए भारत 5वां देश है। तो फिर अगला मीटिंग कब होगा? अगला मीटिंग जो होगा ना वो 2028 में होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है इसको याद रखना भाई। ये है राजेश अग्रवाल, इन्होंने एज्यूम किया है चार्ज एज द कॉमर्स सेक्रेटरी, ठीक है। ज़्यादा नहीं इसमें याद करना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही। अभी कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश अग्रवाल। इतना याद कर लेंगे काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे पहले जो थे कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल, वो 30 सितंबर को रिटायर हो गए। तो फिर 1 तारीख से ये देखो राजेश अग्रवाल की घोषणा 1 महीने 2 महीने पहले ही हो गई थी, ठीक है, कि ये सुनील बर्थवाल के रिटायर होने के बाद ये भारत के बनेंगे नए कॉमर्स सेक्रेटरी। कॉमर्स सेक्रेटरी है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते होंगे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि पीयूष गोयल के अंदर। खास बात क्या है राजेश अग्रवाल की? आजकल देखो भारत बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड के लिए निगोशिएट कर रहा है। पिछले वीडियो में देखा ये जो यूरोप EFTA कंट्री जो हैं उनके साथ 1 अक्टूबर को हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया, ठीक है। 1 तारीख का वीडियो है उसमें आप देख लीजिए, पूरा डिटेल है उसमें। मेन जो भारत से अभी अलग अलग देशों के साथ जो फ्री ट्रेड का निगोशिएशन हो रहा था, जैसे अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका का तो पता नहीं क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ CSCA का जो मीटिंग चल रहा है, ठीक है, या फिर
आसियान के साथ देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है ना, उसका रिव्यू किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, इसको और एक्सपैंड किया जा रहा है। ठीक है, इन सारे ट्रेड निगोशिएशन में भारत के तरफ से चीफ निगोशिएटर कौन थे? राजेश अग्रवाल थे। इसीलिए थोड़ा याद रखना, राजेश अग्रवाल अब क्या बन गए हैं? कॉमर्स सेक्रेटरी। अभी ये क्लियर नहीं है कि ये साथ साथ निगोशिएशन करेंगे भी या नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो जब गवर्नमेंट का आएगा ऑर्डर तभी हमें पता चलेगा। एलियन मस्क, इसको आप जानते हो, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। खासियत क्या है? पहली बार वर्ल्ड में किसी एक आदमी का जो नेट वर्थ है, उसकी संपत्ति है 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर को क्रॉस कर गया। 500 बिलियन मतलब 500 अरब डॉलर। सोच लो कितना पैसा है। ठीक है, एलियन मस्क। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। साउथ अफ्रीका बॉर्न है, लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन है। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनका नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस किया था। 500 बिलियन डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर, बिलियन मतलब होता है अरब। 500 अरब डॉलर इनकी संपत्ति हो गई है। ठीक है, अमेरिका का एक बेहद फेमस मैगजीन है फोर्ब्स, वो निकालता रहता है फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स। अभी का उसका रिपोर्ट है, एलियन मस्क की जो कुल संपत्ति थी वो 500 बिलियन को क्रॉस कर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसकी कंपनी है ना टेस्ला, उसके शेयर प्राइस में ज़बरदस्त उछाल आया है। यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है आपका ये कंपनी टेस्ला। एलियन मस्क 12% शेयर होल्ड करते हैं टेस्ला में। इसका मतलब अगर टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो एलियन मस्क की संपत्ति का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेस्ला दुनिया का सबसे वैल्यूबल इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये तो आप जानते हो, बहुत फेमस है। अब इंडिया में भी आ गया ना ये। इसके अलावा उसका एक एआई स्टार्टअप है XAI, और एक सुनते हो ना पहले जिसको ट्विटर कहते थे, अब उसका नाम हो गया एक्स का मालिक भी कौन है? एलियन मस्क। और एलियन मस्क की एक बहुत फेमस कंपनी है स्पेसएक्स। ठीक है, आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जो स्पेस में गए थे। पहले थे आपके राकेश शर्मा, वो भी इंडियन एयरफोर्स के थे, लेकिन वो सोवियत यूनियन के रॉकेट पे बैठ के गए थे। ठीक है, ये जो आपके शुभांशु शुक्ला साहब हैं, ये भी इंडियन एयरफोर्स के ही हैं। ये जिस रॉकेट से स्पेस में गए थे वो रॉकेट था स्पेसएक्स का फाल्कन 9, और जिसमें बैठ के गए थे ना ये लोग, 4 लोग स्पेस यात्री या एस्ट्रोनॉट, वो जो ड्रैगन कैप्सूल है वो इसी का, एलियन मस्क का ही है। और आप जानते हो शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो गए थे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और ये मिशन का नाम क्या था? एक्सियोम 4। ठीक है, एक्सियोम कंपनी है जिसके सहयोग से इसरो ने शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा था। ठीक है, वो भी याद रखिएगा आप। सेकंड रिचेस्ट पर्सन जो है वो लैरी एलिसन है ओरेकल के। थर्ड पे है मार्क जुकरबर्ग मेटा के। आप जानते हो पहले इस कंपनी को हम लोग फेसबुक कहते थे, फेसबुक के कंपनी का नाम चेंज हो गया, अब मेटा हो गया। ब्रांड है फेसबुक, लेकिन फेसबुक कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा हो गया है। फोर्थ पे है जेफ बेजोस अमेजॉन के, और फिफ्थ पे है लैरी पेज गूगल के। इसमें मेन जो आपको याद रखना है वो एलियन मस्क याद रखना है। ठीक है, वो याद रख लीजिएगा आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमारे देश का जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, उसके 150वीं एनिवर्सरी को धूमधाम से मनाया जाएगा भारत में। आप जानते हो वंदे मातरम जो है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ये लिखा गया था संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और ये पहली बार बंगाल से एक मैगजीन छपती थी बंग दर्शन, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। बंग दर्शन जो था वो बंगाली भाषा में थी। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने क्या किया था? उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, नॉवेल का नाम था आनंद मठ। ठीक है, ये जो आनंद मठ
नॉवेल थी वो बंगाली में लिखी हुई थी, उसमें इस सॉन्ग को इंक्लूड किया गया था और ये पब्लिश हुआ था 1888 में नॉवेल के रूप में। ठीक है, अब क्योंकि देखो पहली बार वंदे मातरम जो था वो बंग दर्शन मैगजीन में 1875 में पब्लिश हुआ था, तो 2025 के हिसाब से वो 150 साल हो गए ना, इसीलिए पूरे देश में भारत सरकार 150वीं एनिवर्सरी मनाएगा वंदे मातरम सॉन्ग का। अब इसमें से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। इस सॉन्ग को पहली बार 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, आज हम उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। 1896 का जो सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट रहीमतुल्लाह सयानी थे, उस सेशन में पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था, ठीक है, भारत की जो संविधान सभा थी, उसने वंदे मातरम को भारत का नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था बंग दर्शन मैगजीन में 1875 में। फिर बाद में आनंद मठ जो नॉवेल लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली में, उसमें इसको शामिल किया गया था 1882 में, लेकिन ये पोएम संस्कृत में है। 1896 का जो कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में, उसमें पहली बार इसको गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को नेशनल असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया है। अब जैसे नेशनल सॉन्ग आ गया ना, तो फिर इसी में याद रखना नेशनल एंथम। हमारे देश का नेशनल एंथम जो है, ठीक है, राष्ट्रीय गान, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गान है। तो नेशनल एंथम है वो जन गण मन है, ठीक है। इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, इन्होंने इसको लिखा था बंगाली में। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया था वंदे मातरम को, और साथ साथ जनगण मन को उसने अपना लिया था एज अ नेशनल एंथम, ठीक है, ये राष्ट्रीय गान है। और बंकिम चंद्र की जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस समय चेयरमैन थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने कहा दोनों नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों का स्टेटस भारत में एक है। हिस्ट्री में ही रहते हुए इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नीज थी सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने पहली बार जनगण मन को 1911 जो कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इसको गाया था। 1911 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर, या BN दर के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फिर धन्वंतरी अवार्ड 2025, भारत सरकार धन्वंतरी अवार्ड देता है। ये धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी हिंदू माइथोलॉजी में धन्वंतरी को माना जाता है, ये देवताओं के डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये धन्वंतरी अवार्ड भारत सरकार ने शुरू, ये जो धन्वंतरी अवार्ड था इसको शुरू किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा 2016 में। उसके बाद से हर साल ये दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर को, जो खुद आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं, जो आयुर्वेद के बारे में लिखते हैं, जो साइंटिफिक इनोवेशन वगैरह करते हैं, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ धन्वंतरी। देखो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो धन्वंतरी जी का जन्मदिन है उसको धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, दिवाली से पहले आता है ना ये। लेकिन भारत सरकार ने बाद में घोषणा किया था कि धनतेरस के दिन मनाया जाएगा आयुर्वेदा डे। लेकिन भारत सरकार आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहता है एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में। कोई डे इसलिए मनाते हैं ना ताकि उसका बारे में लोगों में प्रचार प्रसार किया सके, उसके बारे में जागरूकता पैदा किया सके। इसीलिए देखना हर चीज़ लगभग फिक्स होता है, इस दिन को होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि हर साल डेट चेंज हो जा रहा था ना, क्योंकि वर्ल्ड और हम भी तो
ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, 2025 से जो आयुर्वेद डे होगा वो मनाया जाएगा 23 सितंबर को। इसलिए देखिए 10वां जो आयुर्वेदा डे है 2025, ये 23 सितंबर को मनाया गया था। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस कल किया है। ठीक है, 2 तारीख का ये न्यूज़ है, 2 अक्टूबर का। PIB में भी छपा था, इसलिए इसको अभी कवर कर रहे हैं। इस बार का जो विनर है 3 है। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, इनको मिला है किस काम के लिए, फॉर स्ट्रेंथनिंग आयुर्वेदा थ्रू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वैद्य नीलकंदन मूस ET फॉर ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर। ये जो है ना वैद्य नीलकंदन मूस ET, ये केरला के हैं। कहते हैं कि इनके फैमिली लगभग 200 साल से आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहा है और आयुर्वेद को ये पूरे इंडिया में फैला रखे हैं। इनका हॉस्पिटल टाइप का एक है, उनको ये अवार्ड दिया गया। वैद्य भावना प्राशर, ये लेडी हैं, इनको दिया गया है साइंटिफिक इनोवेटर्स के रूप में। इन्होंने मॉडर्न साइंस बायोलॉजी जो है IGIB CSIR का एक लैब है, ठीक है, IGIB, उस पर इन्होंने काम किया है, किस तरह से बायोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है विद आयुर्वेद के फिलॉसफी से। इसलिए इस इनोवेशन के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। तो 3 हो गए, प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकांदा मूस ET और लेडी हैं वैद्य भावना पराशर। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ये मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने 5 नए सेंटर का इनाग्रेशन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलिट भी बोलते हैं इसको। देखो खास बात क्या है इसमें, अश्विनी वैष्णव ने नीलिट का 5 नए सेंटर का इनाग्रेशन किया। एक सेंटर है मुजफ्फरपुर बिहार, दूसरा है बालासोर उड़ीसा, तीसरा है तिरुपति आंध्रा में, चौथा है दमन दादरा नगर हवेली में, और 5वां है लुंगलई मिजोरम में। ठीक है, ये जो नीलेट का साइट है उसके हिसाब से अब उसके टोटल कितने सेंटर्स हो गए हैं, 55। ठीक है, उसके साइट पे तो 55 लिखा हुआ है, तो उसके हो गए टोटल सेंटर 55। खास बात क्या याद रखना है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भी है। इसको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। यही याद रखना है, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो है कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, वो रिसर्च पेपर्स ये पब्लिश करवाता है, PhD वगैरह करवाता है। देखो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जो है ना न्यू दिल्ली में है, क्योंकि मिनिस्ट्री तो न्यू दिल्ली में बैठता है ना, लेकिन इसका जो मेन कैंपस है वो रोपर पंजाब में है। और इसके 11 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो देश के अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। मेन 5 वाला याद करना, मुजफ्फरपुर, बालासोर, तिरुपति, दमन, ठीक है, एंड लुंगलई। और इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी यही है, ये याद रहेगा। फिर RBI ने अलाउ कर दिया है लैंडिंग इन इंडियन रुपीज़ टू पर्सनस इन भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। देखो है क्या, नॉर्मली इंडियन रुपीज़ में ना इंडिया से बाहर लेंड नहीं किया जाता नॉर्मली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि रुपी को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए, इसको वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाए। इसी में एक छोटा स्टेप उठाते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था RBI का, ठीक है, उसमें RBI ने कहा जो भारत में ऑथराइज डीलर्स हैं बैंक्स, ठीक है, AD बोलते हैं ऑथराइज डीलर्स को, वो इंडिया में
या फिर जो उनका ओवरसीज ब्रांच है वहाँ से भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जो लोग हैं उनको इंडियन रुपीज़ में ना लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, 3 देश क्या हो गया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जो लोग रहते हैं उनको इंडियन रुपीज़ में दे सकता है, इंडिया में भी या इंडिया से बाहर उन देशों में भी। तो 3 तो याद रहेगा, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। एक चीज़ याद रखना, जो इंडियन रुपी है वो आपका लीगल टेंडर है इन नेपाल एंड भूटान। लीगल टेंडर जो वर्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको, ये ना करेंसी कॉइन्स और नोट्स होता है, सॉरी करेंसी नोट्स और कॉइन्स होता है। जैसे आप जानते हो भारत में 1 रुपये का जो करेंसी नोट्स है और जो कॉइन्स है, ठीक है, ये इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 रुपये से लेकर 10,000 तक का जो नोट्स है इसको जारी करता है आरबीआई, उसको बैंक नोट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो 2 से लेकर 10,000 तक का जो नोट्स होता है जिसको बैंक नोट्स भी बोला जाता है, इसको आरबीआई आपका इशू करता है। कॉइन्स और करेंसी नोट्स दोनों लीगल टेंडर है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, गुड्स एंड सर्विसेज भारत में, उसके बदले में अगर आप उसको रुपए और पैसे देते हो तो दुकानदार जो है ना वो रुपए और पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। वो कब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जब नोट नकली होगा, ये इतना बुरी तरह से फटा चिटा होगा ना कि आरबीआई के परमिशन से बाहर का होगा। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स हर देश में लीगल टेंडर होता है। तो भारत का लीगल टेंडर क्या है, इंडियन रुपी और कॉइन्स। जो इंडियन रुपी है उसको लेकर आप नेपाल भूटान चले जाओ, उसको वो लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भारत ने जो एग्रीमेंट कर रखा है नेपाल और भूटान के साथ उसमें इंडियन रुपी भी वहाँ पे लीगल टेंडर है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप नेपाल जाते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है, इंडियन रुपी को नेपाली रुपए में कन्वर्ट कर दो या फिर इंडियन रुपीज़ में ही वहाँ पे सामान खरीद लो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप भूटान चले गए तो भूटान की करेंसी है नगुलत्रम। भूटान की करेंसी है नगुलत्रम। एक ऑप्शन है आप अपने करेंसी को भूटान के करेंसी में नगुलत्रम में कन्वर्ट करो या फिर आपके इंडियन रुपी से भूटान में जाके सामान खरीद लो। श्रीलंका में याद रखना, श्रीलंकन रुपी जो है ना वो वहाँ का लीगल टेंडर है। इसका मतलब इंडियन रुपी श्रीलंका में नहीं चलता। वहाँ जाइएगा तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको श्रीलंकन रुपी में। ठीक है, लेकिन श्रीलंका ने इंडियन रुपी को एक डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी का स्टेटस दे रखा है ताकि भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापार है ना वो स्मूथली चलता रहे। तो डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी है ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन श्रीलंका में ये लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब श्रीलंका में इंडियन रुपी नहीं चलता। ठीक है, इसके बावजूद भी आरबीआई कहता है भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जो लोग रहते हैं आप उसको लोन दे सकते हो इंडियन रुपी में। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप जो श्रीलंका में होगा ना, देखना हो सकता है शायद श्रीलंकन इंडियन रुपी को अलाउ कर दे, अभी तो फिलहाल नहीं है। इसमें एक वर्ड आया है ऑथराइज्ड डीलर्स। ऑथराइज्ड डीलर्स देखो कौन होते हैं, ये कोई बैंक होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगा जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया अंडर फेमा। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में पास हुआ था। तो फेमा के तहत आरबीआई जिस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देता है वो डील कर सकते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़, उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड डीलर्स। ये देखो 2 तरह के होते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में नॉर्मली बैंक्स आते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 में एनबीएफसीज वगैरह आ जाते हैं। सिंपल से समझने का तरीका क्या है, अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो फिर आपको चाहिए विदेशी मुद्रा, जैसे डॉलर्स चाहिए, तो फिर आप जाके उसको बदलोगे ना, आप बैंक्स में चले जाते हो, फिर बैंक्स में उसको चेंज करते हो और कहते हो कि डॉलर्स के बदले मुझे, रुपये के बदले मुझे डॉलर दे दो। बैंक आपको तुरंत करके दे देता है। बैंक ये काम क्यों करता है, क्योंकि बैंक को लाइसेंस दे रखा है आरबीआई ने, वो एक ऑथराइज्ड डीलर्स है। या फिर आप देखते होगे बहुत सारा मनी एक्सचेंज वाला भी लोग होते हैं, वो बैंक नहीं है, वो एनबीएफसी हैं, वो कैटेगरी 2 में आते हैं।
ठीक है, और भी इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन समझने के लिए ऑथराइज डीलर आरबीआई के द्वारा लाइसेंसधारी होते हैं जो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़। फॉरेन सिक्योरिटीज़ का मतलब फॉरेन बॉन्ड्स, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डील कर सकते हैं, ये मतलब होता है ऑथराइज डीलर्स का। फिर 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट मीटिंग 2025, ठीक है, ये याद रखना हमेशा होता है दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये हुआ था 1 से 2 अक्टूबर 2025। पहली बार इसको आयोजित किया गया था 2014 में। इसको ऑर्गेनाइज करता है दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। इस बार थीम क्या था? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। सीधी सी बात है, इसमें एक ही चीज़ याद रखना, 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट मीटिंग कहाँ हुआ? दुबई, यूएई में। 5% चांस है थीम पूछेगा, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। एक चीज़ और याद रखना, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, उसकी राजधानी दुबई नहीं है, उसकी राजधानी अबू धाबी है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, यूएई की राजधानी दुबई नहीं अबू धाबी है, ठीक है, बस इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन सैंक्शन किया है इंदौर मेट्रो को और दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब देखो, उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर जब भी आएगा ना साइन, ये हमेशा अमेरिकन डॉलर होता है। उसने 190 मिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया है इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और 2030 में इसको ऑपरेशनल होने की संभावना है। ये इंदौर मेट्रो जो है वो कितनी लंबी है? 8.62 किलोमीटर है, और ये अंडरग्राउंड सेक्शन जो होगा उसको ये फाइनेंस करेगा, ठीक है। देखो भाई, जब भी लोन का आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दे दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने लोन दे दिया, आईएमएफ तो फिलहाल अभी भारत को देता नहीं है, या भारत ने किसी कंट्री को लोन दे दिया, वो हमेशा हम लोग याद करते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है। लोन वाला पढ़ने का तरीका देखो क्या होता है, किसने लोन दिया। जैसे इस एग्जांपल में लोन देने वाला कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने का लोन दिया? 190 मिलियन डॉलर का लोन दिया। किस प्रोजेक्ट के लिए दिया? इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दिया, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रखते हैं, इतना चीज़ याद हो जाएगा तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। और वैसे जानकारी के लिए, जो ये सेक्शन होगा इंदौर मेट्रो वाला जो है लोन जिसको दिया जा रहा है वो 8.62 किलोमीटर्स, ये अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है जो सिटी के मेजर एरिया को कनेक्ट करेगा इंदौर के एयरपोर्ट से। फिर देखो, एडीबी ने सैंक्शन किया है 299 मिलियन डॉलर का लोन, किसके लिए? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, आरआरटीएस के लिए। इसमें देखो क्या हुआ था, जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है, अभी देखो इसका कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन भी हुआ था ना, पिछले साल हुआ था, सॉरी, ये अभी बन ही रहा है, पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, सॉरी पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आरआरटीएस के लिए 1.05 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया था, और उसने कहा था ना हम आपको 4 ट्रांच का मतलब होता है ना किश्त, हम ये लोन आपको 4 किश्त में देंगे। तो 1.05 बिलियन डॉलर का जो लोन था दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए, उसका जो अंतिम किश्त है 299 मिलियन डॉलर्स का लोन, वो एडीबी ने अप्रूव कर दिया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। देखो, जो आरआरटीएस है इसको 3 एक्सटर्नल एजेंसी फाइनेंस कर रहा है। एक तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, और तीसरा इसको फंड कर रहा है जापान फंड फॉर प्रॉस्परस एंड रिसिलियंट एशिया एंड पैसिफिक। तो 3 मिलकर इसको फाइनेंस कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली को कनेक्ट करेगा विथ मेरठ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, ठीक है, ये उसके अंदर आता है, यहाँ तक ठीक है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है?
82 किलोमीटर्स लॉन्ग है। देखो इसमें अगस्त तक का जो एडीबी ने लोन सैंक्शन किया इंडिया को, वो सारा डेटा इसमें इकट्ठा कर दिया है। सितंबर में, डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सितंबर में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $179 मिलियन का लोन दिया था सिक्किम को, ताकि सिक्किम के जो 7 टाउन्स हैं उसमें अर्बन सर्विस को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्लाइमेट रेजिलियंस वहाँ पे बढ़ाया जाए। इसमें वही होता है, स्टॉर्म ड्रेन वाटर जैसे होता है ना, नाली वगैरह शहर में होता है, वो ठीक किया जाता है, पीने का पानी पहुँचाया जाता है, सीवर सिस्टम ठीक किया जाता है। इसके लिए ये लोन प्रोवाइड किया है सिक्किम को। अगस्त में एडीबी ने $125 मिलियन, $125 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया, सैंक्शन किया है फॉर द असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, असम के 6 डिस्ट्रिक्ट में हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, मीटर्ड पानी होगा। ठीक है, मीटर्ड का मतलब होगा ना, यानी कि पेमेंट करने पड़ेंगे बाद में। और वहाँ के असम में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ड्रेनेज वगैरह को ठीक किया जाएगा। ठीक है, और फिर अगस्त में ही $126.42 मिलियन का लोन उसने प्रोवाइड किया है उत्तराखंड को, ताकि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जा सके इन द टेरी लेक। तो देखो यहाँ पे 4 है जो हम लोगों ने कवर कर लिया। एक जो लोन उसने दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो को, एक जो लोन उसने दिया है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को, फिर तीसरा याद करना सिक्किम के लिए लोन है $179 मिलियन का, और असम अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट के लिए $125 मिलियन, और $126.42 मिलियन का जो लोन है वो टेहरी जो लेक है आपका उत्तराखंड में, तो वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एग्जाम्स में। एडीबी के बारे में जान लो। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फोकस करता है किस पे, एशिया पैसिफिक रीजन में। पहले समझ लो मल्टीलैटरल क्या होता है। एक वर्ड होता है बाईलैटरल। बाई का मतलब होता है दो। जैसे भारत कहता है पाकिस्तान के साथ हमारा जो कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो बायलैटरल है, इसका मतलब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इसमें हम किसी तीसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। तो जहाँ भी देखोगे ना बायलैटरल, बाई का मतलब दो होता है, मल्टी का मतलब होता है दो से ज़्यादा। इसका मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत सारे कंट्री मेंबर होंगे। फिर डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मेंबर कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करेगा फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, बिजली पानी सड़क के लिए आपका लोन प्रोवाइड करेगा। तो फिर ये किस पे फोकस करेगा, एशिया पैसिफिक रीजन पे। देखो ऐसे याद रखना, वर्ल्ड में जो टॉप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपका है वर्ल्ड बैंक। एक आईएमएफ भी है। आईएमएफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आईएमएफ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए लोन नहीं देता। एक्चुअली वो ग्लोबल सेफ्टी नेट जो है ना वर्ल्ड का, ग्लोबल सेफ्टी नेट में टॉप पे आता है, यानी कि वो मेंबर कंट्री को लोन देगा जब वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो आईएमएफ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना आप। तो टॉप पे हो जाता है वर्ल्ड बैंक। फिर क्या हुआ, हर कॉन्टिनेंट के लिए, हर महाद्वीप के डेवलपमेंट के लिए आपका एक रीजनल होना चाहिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसलिए एशिया पैसिफिक के लिए बनाया गया एडीबी। उसी तरह यूरोप के लिए यूरोपियन बैंक है, इसी तरह अफ्रीका के लिए है, इसी तरह लैटिन अमेरिका के लिए आपका है। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया एडीबी। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1966 में। ये प्रोवाइड करता है लोन एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। अब देखो, एक लोन हो गया, एक ग्रांट हो गया। लोन का मतलब होता है आप दूसरे को पैसे दे रहे हो इस शर्त पे कि वो कुछ समय के बाद आपका पैसा वापस कर देगा, उसको कहते हैं लोन, ऋण। एक होता है ग्रांट, अनुदान। आपने उसको पैसे दिए, अब उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आप कहते हो आप पैसा मुझे वापस नहीं करोगे, इसका मतलब वो आदमी आपको पैसे वापस नहीं करेगा। ये डिफरेंस होता है लोन्स और ग्रांट्स में। एडीबी मेंबर कंट्रीज़ के अलावा जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं उसमें भी ये इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
इसके मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर हैं 69 कंट्रीज़। 50 कंट्रीज़ जो है वो एशिया पैसिफिक के हैं और 19 कंट्रीज़ जो है ना बाहर के हैं। 19 कंट्रीज़ में अधिकतर यूरोप के हैं, जो डेवलप कंट्री हैं वेस्टर्न यूरोप के, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सब मेंबर हैं और उधर से आपका यूएस वगैरह है। तो इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? 69। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेंडलियोंग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। ठीक है, ये पूरा याद रखना। कभी कभी क्या करेगा, मेंडलियोंग दे देगा, मनीला और फिलीपींस गायब कर देगा, या फिर कभी दे देगा मनीला, मेट्रो मनीला, जैसा भी रहेगा पूरा याद रखिएगा। इसका प्रेसिडेंट कौन है? हमेशा याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा एक जापानीज होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक का आप देख लो, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा एक अमेरिकन होगा। अजय बग्गा जो वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है ना, वो इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। हमेशा वर्ल्ड बैंक का एक प्रेसिडेंट अमेरिकन होता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेड होगा वो एक यूरोपियन होगा। ठीक है, अभी कौन है यूरोपियन? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है वो बल्गेरिया की है, यूरोप की है। ठीक है, उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमेशा जो हेड होता है एक जापानीज ही होता है। अभी कौन है? मसातो कांडा, ये जापान के हैं। ऐसा देखो क्यों है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो दो कंट्री का है, यूएसए और जापान। दोनों का 15.6% ईच है। इसका मतलब जापान का 15.6% है शेयर एडीबी में, और यूएसए का भी शेयर है आपका 15.6%। इसका मतलब टॉप पे जापान और यूएसए है। अब जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है तो जापानीज ही देखो बनता है इसका हेड। थर्ड रैंक पे आता है चाइना। चाइना का शेयर है 6.4% इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। फोर्थ पे आता है इंडिया जिसका शेयर है 6.3%, और ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ पे आता है जिसका शेयर है 5.8%। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है क्योंकि वो पैसिफिक रीजन से आता है। ठीक है, ये था आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। आज हम लोगों ने जो न्यूज़ किया है उसके बारे में कुछ एमसीक्यू सेक्शन कर लेते हैं। और ध्यान रखना, आज सारी जो न्यूज़ हैं उस पर एमसीक्यू बनाया गया है और पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक वीडियो में दे दिया गया होगा नीचे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच लोन हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन सैंक्शन किया है? ए है 190 मिलियन, बी है 299 मिलियन, सी है 179 मिलियन, डी है 125 मिलियन, ई है नन ऑफ दीज। चलो आंसर क्या है? 190 मिलियन डॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 2, RBI has allowed the authorized dealers banks to lend in Indian rupees to person of which countries? किन देशों के नागरिक को आरबीआई द्वारा लाइसेंस किए गए ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक्स के द्वारा इंडियन रुपये में लोन दिया जाने की अनुमति दे दी गई है? एक ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है श्रीलंका एंड भूटान, सी है भूटान एंड नेपाल, डी है भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, ई है नन ऑफ दीज। आप जानते हो आंसर क्या है? भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन, which country was honored with the ISSA Award 2025 for outstanding achievement in social security? किस कंट्री को 2025 का ISSA अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी? इंडिया, थाईलैंड, भूटान, बांग्लादेश, नन ऑफ दीज। आसान है, ये अवार्ड किसको मिला है? इंडिया को। What was the theme of the 71st National Wildlife Week 2025? Saving Wildlife and SDG, Wildlife at 2047, Environment and Wildlife, Seva Parv, none of these. 71st Wildlife Week 2025 का थीम क्या है? Saving Wildlife and SDG, Wildlife Act 2047, Environment and Wildlife, डी है सेवा पर्व, none of these. आप जानते हो आंसर क्या है?
सेवा पर। फिफ्थ, India's first digital university, National Institute of Electronics and Information Technology, comes under which ministry of the Government of India? भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एक ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी आ रहा है जो भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो पे जितने सारे न्यूज़ हैं उस सबके MCQ बनाए गए हैं। ठीक है, PDF फॉर्म में है, वो लिंक नीचे आपका दे दिया गया है, उससे काइंडली आप डाउनलोड करो और एक रिवीजन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।